नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई चैप्टर नहीं, वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं, वो एक जनरल डिस्कशन है इस बात का कि व्हाट इज फिजिक्स। जब हम इस सवाल से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के एक मन में एक सवाल इसके अगेंस्ट पैदा होता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा दिए और अब जाकर इस बात पर चर्चा हो रही है कि फिजिक्स क्या होता है। डोंट यू थिंक इट्स टू लेट टू बिगिन विद दैट? आई वुड से नो। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जिस माइंडसेट को, जिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को और जिस टेम्परामेंट को आपको बेयर करके चलना है इस सब्जेक्ट के लिए, वो अब से शुरू होगा। वैसे तो सब कुछ ही फिजिक्स है, एवरीथिंग ओबेज फिजिक्स। ग्रीक वर्ड फिजिसिस का मीनिंग है नेचर, एंड अगर उसको डेफिनेशन में पुट करें तो स्टडी ऑफ नेचर या द नॉलेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। यानी जब आसपास जो भी है वो इस दायरे में आ ही चुका है, तो फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मैथमेटिकल टूल्स के पहले डिस्कस क्यों नहीं किया, यहां पर आकर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसका रीजन है मैकेनिक्स का शुरू होना। उसका रीजन है दैट ट्रू बिहेवियर, द ट्रू क्रक्स एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बिगिन नाउ। कि आपको अपने आप को लिंक करना पड़ेगा आसपास की दुनिया से। उसको एनालाइज करते वक्त जो भी हो रहा है उसको देखें, सतर्क रहें। आई एम नॉट सेइंग बी विजिलेंट बाय कंपल्शन। आप जबरदस्ती विजिलेंट रहेंगे इस चीज के लिए तो पक जाएंगे। यू हैव टू बी नेचुरल, सिंपल। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है और वो नेचुरली उसको फील नहीं कर रहा है तो इट बिकम्स अ जॉब एंड आफ्टर सम टाइम यू गेट बोर्ड, और ये वो प्रोफेशन नहीं है। सो व्हेन वी आर बिगिनिंग विद दिस क्वेश्चन वी शुड अंडरस्टैंड कि जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उसकी शुरुआत में जो आपने देखा आप उसे ही फिजिक्स मान लें, आप वही सब्जेक्ट मान लें, बट नहीं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल टूल्स क्या थे? तो वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हाइल डीलिंग विद द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मैं अगर यूनिट्स के बारे में जब पढ़ा तो मैंने वहां पे यह समझा कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यूनिट कंसिस्टेंसी किस लिए इंपॉर्टेंट है, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने जाना। सी, आपको क्या लगता है आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो क्वांटिटी सुनी, जो फिजिकल क्वांटिटी सुनी, वो सिर्फ भी चैप्टर की थी? अबे उसकी तो खुद अपने चैप्टर की कोई भी क्वांटिटी नहीं थी, वो तो आगे आएगी जाके अलग अलग चैप्टर्स में। तो उसका क्या था कि जब बात न्यू बात शुरू होती है तो लेट्स गेट कंफर्टेबल। तो वो कंफर्टेबल करने का तरीका था कि कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिहेवियर में रह जाना चाहिए, ताकि आप जब भी किसी सवाल को करें, किसी चैप्टर को पढ़ें, तो उस बात को ध्यान में रखें। तो मैं अब जब यूनिट्स के बाद, अब देखिए मैं ये भी कर सकता था कि बार बार क्वेश्चन कराते वक्त ये बात आपको पिन पॉइंट करता रहता कि भैया यूनिट देख, यूनिट देख, यूनिट देख, बट उससे कुछ फायदा होता? इस उम्र में वैसे भी अगर बार बार एक ही बात को बोला जाएगा तो आदमी उसके अगेंस्ट जाने लग जाता है। तो इसीलिए, अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूं, इसीलिए जरूरी है इस बात को समझना कि दैट वाज जस्ट अ इंस्ट्रक्शन। और वैसे भी इंस्ट्रक्शन दिए तो आदमी का कर्तव्य बन जाता है उसे ना मानना, तो ऐसा नहीं होने देना था। इसीलिए कोर्स करिकुलम ही ऐसा बना कि सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठाया, एक कहानी के तौर पे हर एक एस्पेक्ट को पढ़ लिया, और फिर मैथमेटिकल टूल में गए, और कुछ हमारे वोकैबुलरी में नए शब्द थे, नई बातें थी जो हमने 10वीं तक नहीं देखी थी, यानी स्लोप, एरिया अंडर द कर्व, टेंजेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, मेनी मोर वर्ड्स जो हमने ऐड किए। तो कहीं ना कहीं हमने जब उस चैप्टर में जब हम गए और वहां पर हमने बातें की, तो ये सारा कंसर्न था कि भैया सारी फिजिकल क्वांटिटीज देख लो, यूनिट कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो, और हर एक क्वांटिटी से जुड़ी यूनिट पे फोकस्ड रहना। So let's come back to the question, what is physics, and let's enter into the mechanics part, real physics, where you have to analyze whatever around you. भैया अगर मुझे दिखता है कि एक मच्छर पानी की सतह पर जाकर बैठ गया, डूबा नहीं, बैठ गया, भले बाद में उसने डेंगू फैलाया, लेकिन वो जाकर बैठ गया,
अब जब वो बैठ गया तो मुझे वहां पर एक चीज दिखी कि यार सोफा थोड़ी है ये जहां पर आराम से टिके हुए हैं भैया, यही कोई और जानवर गया तो डूब गया। तो वहां एक शब्द निकला, सरफेस टेंशन। क्या है? फिजिक्स। एवरीथिंग अराउंड यू ओबेज फिजिक्स। अगर आपको लगता है आपका दिल धड़क रहा है, चाहे किसी के लिए भी हो, और ब्लड पंप कर रहा है, तो इसको समझने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? फिजिक्स के पास। हाँ, उस भाषा, जिस भाषा से आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो है मैथमेटिक्स। दैट्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे होती है? तो उस डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। थोड़ी भारी भरकम डेफिनेशन है, बट डरिएगा मत, मैं हूं आपके साथ। इट इज द फंडामेंटल साइंस कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। अरे जब कह ही दिया ग्रीक वर्ड फिजिसिस का मीनिंग नेचर है, तो यहां पर लॉज ऑफ नेचर को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन इन वेरियस फिनोमेना, कि उन लॉज, जो लॉज हैं, जो नेचर के नियम हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना में देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो फिनोमेना हमें, कि भैया यहां पर ये हो रहा है। कि अगर कहीं बहुत ऊंचाई पर से पानी गिर रहा है किसी झरने में से, तो देखने में आनंद बड़ा आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि वो पानी कुछ वेग, गति, यानी कुछ एनर्जी लेकर चल रहा है। और जब वो नीचे गिरता है तो एक इंपैक्ट जनरेट करता है, एंड इफ दैट इंपैक्ट इज टेकन ऑन ए डायनामो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल प्रोड्यूस द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैं जब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझता हूं, तो मेरा सिंपल सा मतलब है कहने का कि अपने आसपास देखिए, सब चीज में फिजिक्स है, और वो नेचुरल फिनोमेना को जब आप समझते हैं, तो कैसे उसको अपने टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन तक लेके जाते हैं, उस बात को समझिएगा। कि यहां पर आप देखिए, ऑब्जर्वेशन, शुरुआत कहां से होती है? ऑब्जर्वेशन से। फिजिक्स की शुरुआत ही कहां से हो रही है? देखिए, ऑब्जर्वेशन से। मतलब जब आपकी क्यूरियोसिटी रियलिटी से मीट करती है, जब आपकी क्यूरियोसिटी रियलिटी से मीट कर जाती है, तो उस केस में पहला स्टेप शुरू हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, कि जिज्ञासा हुई है, ये जानने की वास्तविकता क्या है। किसी ने देखा कि भैया ये चांद तारे की लोकेशन, फिर ये चांद के अलग अलग साइजेस, शेप, यहां पर अलग अलग मौसम का होना, रात दिन होना, जब इसको समझा तो ग्रेविटेशन के बारे में समझा, और फिर उसी के टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में हमने सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना कैसे है वो समझा। ये बहुत ही लेमन और रूडिमेंट्री बातें हैं, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग दैट राइट नाउ आई एम ओनली फोकस्ड ऑन अ सिंपल फैक्ट, द ट्रू मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तरह यहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं लेके बैठूंगा। मैं ये समझूंगा कि अगर कोई और सब्जेक्ट में कुछ पढ़ाया गया और वो एग्जाम में नहीं आया स्ट्रेट अवे, तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि हाँ भाई, तो पढ़ाई, ये वाली बात पढ़ाई गई थी, आई नहीं, एकदम अचानक से अलग बात कैसे आ गई। लेकिन फिजिक्स में ऐसा एक्सपेक्ट करना आपके हैबिट में होना चाहिए। तो आपका जो माइंड है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा इस बात के लिए, दैट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो when the curiosity meets reality, the observation starts and the next process is experimentation। ठीक है, रुकिएगा, एन लगता है मिट गया है इसका, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? जब आप इस बात को समझिएगा कि आप किसी भी पैटर्न को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? बार बार एक ही चीज को परफॉर्म करना, या जब आप नेचुरल फिनोमेना को देख रहे हैं, उसके मैनिफेस्टेशन को देख रहे हैं, उस डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं, तब आप वहां पर बार बार वो चीजें हो रही हैं कि नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि भैया सूरज के आसपास अर्थ घूम रहा है, लेकिन न्यूटन भैया के सर पे वो जो सेब गिरा, वो भी उस एक्सपेरिमेंटेशन में ही आता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अनकवर द पैटर्न विच एग्जिस्ट इन द नेचर। उस पैटर्न को समझेंगे तभी तो उसको टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन तक ले जा पाएंगे। लेकिन वहां ले जाने से पहले एक्सपेरिमेंटेशन जाएगा किस पॉइंट पर? मैथमेटिक्स। क्योंकि यहां से आपने पैटर्न्स अनकवर कर लिए बार बार देख देख कर, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अब उसको एक भाषा देनी पड़ेगी ना, एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी। और वो लैंग्वेज क्यों देनी पड़ेगी? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्या है? मैथमेटिक्स।
तभी पता चलेगा ना कि शब्दों से क्या मालूम चल रहा है कि अच्छा ये यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, और उसको एक मैथमेटिकल मॉडल दे दिया हमने, उस कैलकुलेशन को चेक कर लिया हमने कि हाँ सही है, जो सोच रहे हैं, जो ऑब्जर्व किया, जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन में हर जगह पे देखा होते हुए, उसको एक मैथमेटिकल मॉडल प्रदान कर दिया हमने। अब हम देखेंगे ये, और जो यहां से नहीं दिखेगा तो यहां से देखेंगे। ये है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द पैटर्न्स, कि वो पैटर्न्स बार 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 हो रहे हैं कि नहीं, उस पर फोकस किया। एंड देन द एंड पॉइंट इज द प्रेडिक्ट, द लास्ट पॉइंट इज प्रेडिक्शन मॉडल। इसका मीनिंग सिंपल मीनिंग है भाई, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरा, बहुत जगह पानी ऊपर से नीचे गिरा, किसी पाइप से पानी झटके से तुम पर गिरा, ये सारी चीजें जब देखा हमने, नदी में कूद गए और उस प्रवाह को, उस गति को, उस वेग को जब हमने महसूस किया, तो हमें पता चला कि भैया पानी बहता हुआ एनर्जी रखता है। तो देन वी गॉट ऑन टू द फैक्ट of producing a technological application around it so that it can be used perpetually, हमेशा के लिए वो यूज हो सके। हाँ, अब उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई, एजीआई, ठीक है। तो अब हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए, जिस मेन मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमने इस भरी दोपहरिया में, ठीक है, मैं तो उसी टाइम पे हूं, आप जब भी देख रहे हो, ये डिस्कशन को शुरू किया, उसका पर्पस ये था, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। डोमेन्स ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है? क्षेत्र, वो एरिया ऑफ फिजिक्स, वो पार्ट्स, वो सब डिवीजन ऑफ फिजिक्स जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत किससे होगी? मैकेनिक्स से। तो यहां पर भले आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स लिखा है, बट इट बिगिंस विद मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। हाँ, उसके स्टैटिक, जो उसके रेस्ट पे रहने के स्टेट को भी हम एनालाइज करते हैं इसी के अंदर। तो सिर्फ मोशन बोल दिया तो ये मत सोचना, वो भी कर रहा है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स? यहां पे भी हम मोशन को ही स्टडी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस किसके अंडर? फोर्स के। लेकिन दो कंपल्शन है। कंपल्शन क्या है? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मैक्रोस्कोपिक विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। उसके रिस्पेक्ट में मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बड़े होने चाहिए। ट्रेन, ऑब्जेक्ट, ये माउस, ये पेन, वो छोटा सा बॉल, कोई छोटा सा बॉक्स, कुछ भी चलेगा जो दिखता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, क्योंकि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के रिस्पेक्ट में बड़े हैं। तो मैक्रोस्कोपिक इन साइज, नॉट माइक्रोस्कोपिक। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शुड बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। और ज्यादा एम्फेसाइज करूं तो शुड बी वेरी लेस नेग्लिजेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। ये दो बातें। तब हम किस में आ जाते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा करके माइक्रोस्कोपिक कर दें तो वी एंटर इनटू क्वांटम मैकेनिक्स। और अगर हम उसकी गति बढ़ा बढ़ा के स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाएं तो वी आर डीलिंग विथ रिलेटिविस्टिकल मैकेनिक्स। लेकिन अभी हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि यही हमारे पोर्शन में है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, टाइम, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों में हम इंटरेस्टेड है। एवरेज, इंस्टेंटेनियस देखेंगे क्या क्या, इंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड in the cause of motion। क्यों हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं। आम खाओ, गुठलियों की चिंता मत करो। आप क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पर आप मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉज ऑफ मोशन। और यहां पर हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से दो चैप्टर आते हैं। एक आता है वन डायमेंशन मोशन, दूसरा आता है टू डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां पर बॉडी सिर्फ एक ही सीधी रेखा पर चलती है, एक ही, उस रेखा को बदल नहीं सकते। डिपेंड करता है आपके जीवन में है कि नहीं। तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। देन उसके बाद विल बी गोइंग टू द डायनामिक्स पार्ट। और डायनामिक्स मतलब क्या है? सिंपल, एनएलएम। बहुत प्यारा मजेदार चैप्टर है, यानी
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन बहन के लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। ओके, देन उसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज WPE विच इज वर्क पावर एनर्जी। समझेंगे एनर्जी के डिफरेंस से कैसे काम होता है और काम किस गति से हो रहा है, उससे पैदा होता है पावर, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिख रहा हूं रोटेशन एंड COM, सेंटर ऑफ मास के बारे में चर्चा करेंगे अपने। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बेसिक एक बॉक्स है, इसको मैंने अपने ऐसे ये फिंगर्स पे रख दिया, ठीक है, एडिटेड नहीं है, लाइव कर रहा हूं, ये रख दिया। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है आप नोटिस करिए ये बैलेंस्ड है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी इधर उधर कर दिया जाए तो ये सरक कर बह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं, आपने उसको कहीं और बैलेंस किया। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, मास का सेंटर। वाह सर क्या बताया, सिर्फ एक रूडिमेंट्री बेसिक इन्फो कि हम यहां पर रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि जब हम इन 3 चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विथ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किससे डील कर रहे हैं भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, इतना छोटा कि एक बिंदु के तौर पे मान के उसके डील कर लीजिए, बिंदी नहीं बिंदु, छोटा, ठीक, नानो। तो रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास में हम क्या करते हैं, ये वाले चैप्टर में हम रिजिड बॉडी में चले जाते हैं। यानी अगर मैं इस बॉक्स को जब बाकी 3 चैप्टर्स में डील करूंगा तो मैं वहां पर इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी इसको एक छोटा सा पॉइंट मान के बस उसके साथ मोशन को डील करूंगा। लेकिन अगर मैं रोटेशन में चला जाऊंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एक रिजिड बॉडी यानी पूरे के पूरे डायमेंशन, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट के साथ डील करूंगा, ठीक, वहीं देखेंगे बहुत कुछ। उसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे, तो हमें मोशन में यह भी समझना पड़ता है कि हम जिनके बारे में डील कर रहे हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, बहुत सारी ऐसे मतलब टर्म्स हैं जो हम वहां जाकर देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो किस की, तो हम पूरे जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक है फ्लूइड्स और दूसरा है सॉलिड्स। तो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन पे जब फोर्स लगाएंगे, इनको जब स्टैटिक कंडीशन में कई फोर्स लगाई जाएंगी और इनके डायमेंशन में चेंज आता है तो वो यहां पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, सॉलिड के भी, और लिक्विड में भी बहुत कुछ है। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी ऑसिलेशन एंड वेव्स। जब आप गाने सुनते हैं और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को ओवरलैप कराकर मर्ज करके एक सॉन्ग बनाया जाता है, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, वैसे सुपरपोजिशन एक बेटर वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है फिजिक्स का, वर्ड नहीं वर्ड हो सकता है। भावनाएं हैं, जब बह रही हैं तो आदमी उस रेखा को लांग जाता है। तो यहां पर ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है और ऑसिलेशन किस तरह के होते हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, आप वेव कैसे बनती है, जैसे यहां मैं खड़ा हूं तो लाइट है बहुत सारी, तो ये लाइट है, मतलब ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वो 12वीं कक्षा में आएगा जाकर, ठीक है। तो हम यहां पर कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे कि मान लीजिए अगर एक पूरी की पूरी सेना, एक आर्मी का पूरा बटालियन मार्च पास करता हुआ एक लकड़ी के ब्रिज से गुजरा और सेम टाइम पर लेफ्ट राइट किया, राइट लेफ्ट किया, ठीक है, तो उस पॉइंट पर ब्रिज के टूटने की पॉसिबिलिटी कब होती है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आता है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स क्या है, थर्मल से ही पता चल रहा है, गर्मी की बातें हो रही हैं, हीट की बातें हो रही हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। एक चैप्टर आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा मैं ये ब्रेक करके क्यों बता रहा हूं, क्या पर्पस है इसको इस तरह से ब्रेक करके बताने का, उसका सिंपल सा लॉजिक है ब्रेक करना, ताकि आप जब इसको समझें, ठीक है, मतलब मैं इसको तोड़ रहा हूं, व्हेन आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू फ्रैगमेंट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ टॉपिक, तो मुझे पता चले कि यार ये कहां तक चलने वाला है, क्या इसकी एक्सपेक्टेशन है और ये किस कैटेगरी में लाई करता है। तो थर्मल फिजिक्स जो होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट हीट, क्योंकि थर्मल की बात की तो हीट ट्रांसफर आ जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप जब ठंडी में गर्म पानी करते हैं और गीजर से पानी निकलता है, बाल्टी भर जाती है, फिर आप जाते हैं और एक मग पानी उठाकर डाल लेते हैं और तभी आपको एक अलग सी अनुभूति का कि
का जो महसूस, जो फीलिंग आपको मिलती है उस थोड़े से देर के लिए, जब वो पानी आपके ऊपर पड़ता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, तब आपको एहसास होता है कि भैया थोड़ा ठंडा पानी मिला लेते। तो जब आप ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाते हैं, इस मिलावट से पैदा हुआ जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर वाटर है, उससे आप खुशी खुशी नहा लेते हैं, उसे कहते हैं कैलोरीमेट्री। हाँ, मिलाते टाइम आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब जानना जरूरी है। लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, ये सब पढ़ें। अब हम जो इसके जो आखिरी पॉइंट है वो है, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो आखिरी पॉइंट है वो है एक्सपेंशन। जब आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, मेटल बॉडी को, किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करता है, ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ता है, कंप्रेस करता है। उस बिहेवियर को समझेंगे कि मान लीजिए अगर हम एक लकड़ी का फट्टा ले लें और उसमें एक सर्कुलर गैप बना दें और उसमें एक थाली रख दें, ठीक है, थाली वहीं फंसा दें। एक लकड़ी का पूरा अपने फट्टा ले लिया इस तरह का, ठीक है, लकड़ी का इस तरह का एक फट्टा ले लिया, उसमें एक होल क्रिएट कर दिया और इस होल के अंदर एक थाली एकदम परफेक्टली इसी शेप की लाके फंसा दी। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? क्या थाली निकल जाएगी कि थाली रहेगी या थाली और सिकुड़ जाएगी? आंसर मत करिए, डोंट वरी। ये कहां आएगा? ये आएगा एक्सपेंशन के अंदर, जो आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थर्मल, जो फिजिक्स में, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, लॉ नहीं कहना चाहिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, कई हैं इसीलिए, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि कैसे नेचर में होने वाली प्रोसेस और उनके बेसिस पर हमारी बनाई गई आर्टिफिशियल प्रोसेस, मैन मेड प्रोसेसेस किस तरह से डिवाइडेड है। सिंपल सा लॉजिक, आपके आसपास जो फैला हुआ है E20 फ्यूल, मुद्दा वो नहीं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आप पेट्रोल में E20 फ्यूल मिलाकर वो जो भी बना, ठीक है, उसको अपने गाड़ी में भरा, माइलेज की तो लगी, चलिए वो मेन इशू नहीं, बट आपने जब उसको उस पेट्रोल को, उस डीजल को वहां भरा तो इंजन कैसे फंक्शन किया, क्या प्रोसेस हुआ वहां, वो आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, कि कैसे वो पेट्रोल उस प्रोसेस में जाकर एनर्जी पैदा करता है, उस एनर्जी को फिर हम यूटिलाइज करते हैं शाफ्ट घुमाने में, गाड़ी का जो एक्सेल होता है उसको रोटेट करने में, तो टायर भागता है। पेट्रोल ना डलवाइए, बंद पड़ जाएगी गाड़ी। और इसी में जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर अपने, क्योंकि हमने बाकी सब पे तवज्जो दे दी और सिर्फ गैस के बारे में थोड़ा सा अलग चर्चा नहीं की तो उसको बुरा लगा, तो हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पर हम गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, सीपी, सीवी, इस तरह के आपके कांस्टेंट्स, उन पे चर्चा करेंगे। फिर बहुत सारी प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस तरह की प्रोसेस जो नेचर में हो रही हैं, कुछ तो नोन है, उनके बारे में पढ़ लो, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। आप कुछ चीजों के बारे में पढ़ लो और फिर जब उससे डिविएशन होगा तो आप समझ जाना कि ये किस तरफ जा रही है, ठीक। तो हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसको दो पार्ट में अगर तोड़ें तो एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो इज चार्ज, और चार्ज के दो स्टेट होते हैं, एक रुका हुआ और एक भागता हुआ। तो रुका हुआ चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चलता हुआ चार्ज बनाएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और उसी का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जब वो भागता है तो अपने आसपास मैग्नेटिज्म पैदा करता है। सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल, वो तो मैग्नेटिक है ही, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिज्म, कि किसी तार में अगर करंट दौड़ रहा है, नहीं पता चले तो हल्का सा काट के छू लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा यहां करंट था, वो उसका महसूस होना है। तो जब आप वहां पर उस करंट, इलेक्ट्रिसिटी में उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, उस करंट कैरिंग वायर के आसपास, तो हम उस मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। जब आप एक जगह है अलग करके, ठीक है, शिप ब्रेकिंग यार्ड है जहां पर, वहां पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, जिससे हम, क्योंकि सोचिए वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, शिप के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलेंगी, उसमें हम किसी पार्ट को, अब हर के लिए हमारे पास क्रेन से पकड़ के उठा लेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो हम क्या करते हैं, वो मेटल बॉडी है, तो वो उसको हम ऐसा जैसे करंट भगाएंगे, वो मैग्नेटिक हो गया, चिपक गया, उठा लिया, रख दिया और फिर करंट बंद कर दिया, गिर गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां आएगा? मैग्नेटिज्म में। तो यहां पे हम सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? तो वी स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने हैं? एक नहीं, दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हम पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक डिवाइस है, जिस डिवाइस को जनरली सबसे जो आपके देखिए है तो बहुत जगह कैपेसिटर, बट सबसे आसान है पंखे में लगा है। ठीक है, क्या काम है उसका? सिंपल सा, बैटरी जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन उससे एक छोटा सा उसका डिफरेंस है कि जब आप ट्रेन वेन में, मान लीजिए आपने कभी लोकल ट्रेन या जगह पे सफर किया हो, वो लिटरली सफर ही होता है, ठीक है, जब आपने सफर किया हो तो वहां पर कभी कभी वो पंखा होता है ना, वो बंद हो गया। अब सामने लगेगा, क्या करेगा? अपनी चप्पल निकालेगा, हल्का सा मार देगा तो पंखा चलने लग जाएगा। अब ये चप्पल आपके घर पे आप रोज मारने आएंगे उस पंखे को, यही काम रह गया आपकी जिंदगी में? नहीं। तो आप क्या करेंगे? यू विल अटैच अ कैपेसिटर, बिकॉज फॉर दी, वो पंखे का जो वो बीच का नहीं, ये वाला ऐसा डोला होता है जिससे ब्लेड लगे होते हैं, बीच का वाला ये वाला, इसके अंदर कॉइल्स हैं, ऐसे कॉइल्स हैं, ऐसे एकदम बाहर की साइड पे मैग्नेट है, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट होंगे जो अंदर लगे होंगे ऐसे केसिंग में अंदर, और अंदर कॉइल्स होंगी बहुत सारी। जैसे उसमें करंट दौड़ता है, मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट कॉजेस टॉर्क। अब ये सब बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर 10वीं के बाद 11वीं में सब कहां से पता है? बट कोई बात नहीं भाई, अगर कोई कन्वर्सेशन या कोई नई चीज करनी है तो क्या तरीका है उसका? उससे अपना कंफर्ट इंक्रीज करना है, उससे अपना अब जो आपका एक्वेंटेंस है वो इंक्रीज करना है, तो मुझे बता क्या तरीका है? रैंडमली बात आने लग जाए? नहीं। तो ये चर्चा है उस पर्टिकुलर दुनिया की, जिसमें शुरू में हम वो शब्द आपके कानों में डाल दें ताकि जब आप उनको आप सुने तो आपको लगे अच्छा हाँ ये पता है। और जैसे ये फीलिंग आया, आपका दिमाग उस हिंड्रेंस को, उस एक्सेप्टेंस को, वो जो टॉपिक आप समझने से पहले अपने दिमाग में जो एक रुकावट रखते हैं वो ना पैदा हो। इसीलिए जरूरी है कि ये सब दिमाग में एक बार बातें डली, स्टार्टिंग में जरूर डाल देंगे, इसके बाद विल बी रिस्ट्रिक्टिंग टू आवर टॉपिक, और उसके बाद उसके अलावा कोई बातें नहीं होंगी। अलग बातें के लिए टाइम अलग है, वीडियो अलग है, कंटेंट में सिर्फ कंटेंट जाएगा। अभी ये जनरल डिस्कशन था, इसलिए मैं भावनाओं में बह सकता हूं, मेरे पास वो प्रिविलेज अभी है और मैं लेना भी चाह रहा हूं, ताकि मैं किसी रेस्ट्रिक्शन से, किसी टाइम लिमिट से आपको ना पढ़ाऊं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हर चीज में फिजिक्स है, एवरीथिंग ओबेज फिजिक्स। और इस बात को अगर आप दिमाग में बिठाने लग जाएंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके आसपास की दुनिया की सिचुएशंस ही तो है, विथ फ्यू असम्पशंस एंड फ्यू रेस्ट्रिक्शंस पुट ऑन देम टू मेक इट इजी। नहीं तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड ही हो जाएगा। अब रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में अगर कोई सवाल पूछ ले तो आप क्या इसरो के साइंटिस्ट या नासा के साइंटिस्ट बन के बैठ ही जाओगे रॉकेट भेजने? नहीं, आप तो उसको अप्लाई कर रहे हो। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जहां पर चार्ज रुका होगा, उस रुकी हुई स्थिति में होगा, और वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर की जो बात मैं आपसे कर रहा था, कैपेसिटर क्या करता है? बैटरी की तरह काम करता है। जैसे ही आप अपने पंखे का स्विच ऑन करते हैं, करंट जाता है और कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। कैपेसिटर एक झटके में उस एनर्जी को ऐसे दे देता है, जैसे ही झटके में देता है पंखा चलने लग गया। अब चलने लग गया तो चलता रहेगा मैग्नेट की वजह से। सिंपल, एकदम लेमन टर्म में बोला मैंने, ठीक है, टेक्निकली घुसेंगे तब बात करेंगे। और उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो टॉपिक है जहां पर चार्ज चल रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, ठीक है। उसके लिए वोल्ट मीटर, एमीटर, आपके घर में जो करंट आता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपके घर में करंट आता है वो एसी करंट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं डीसी करंट, जो आपके फोन में होगा, जो आपके रिमोट में होगा, टीवी के रिमोट में होगा, कैलकुलेटर में होगा, ठीक है, वो सब डीसी करंट है। लेकिन जो आपके घर में आता है वो एसी करंट है, ठंडा करने वाला नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वाह चीप। चलिए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, पूरा मैग्नेटिज्म में क्या क्या आता है। मैग्नेटिज्म में वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स। फर्स्ट विल बी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो अपनी इनिशियल स्टेट में ही मैग्नेटिज्म बेयर करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे, प्रॉपर्टी समझ लेंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट इस पे। तो नेक्स्ट अपन चले जाएंगे उनमें जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है बट मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक बेयर कर लेते हैं, जैसे ही उसमें करंट दौड़ता है। टॉपिक का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एनसीईआरटी का। जैसे वो क्या बोलते कम्युनिकेशन का जो टावर नहीं होता है, जो क्या बोलते कोविड के टाइम पे जो पूरा टाइम बंद था, तो अचानक से आपने बहुत सारे खंबे देखे होंगे लग गए, जियो राजा, ठीक है, लग गए। और वो जो पोल है वो इतने ऊपर क्यों लगाए हैं? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, चला थोड़ा आगे चलेंगे। तो हम यहां पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ईएमआई। ईएमआई भरने वाली नहीं, पढ़ने वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ लीजिए एक बार, फिर उस स्टेट में भी जाएंगे जहां भर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि भाई जब डैम पे ऊपर से पानी जब गिर रहा था, तो वो जो पानी वहां गिरने से जो बिजली आपके घर तक पहुंची, वो जो अल्टरनेटिंग करंट आपके घर तक पहुंचा, उस प्रोसेस को हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब पैदा करना। तो उस मैग्नेटिक के तरीके से हमने जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको पैदा किया, अल्टरनेटिंग टाइप का। उसके बाद आएगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो मैथ्स को फॉलो करता है और कैसे फिजिक्स पढ़ने वाले के लिए मैथ्स को मिनिमाइज करना है, उसके लिए पढ़ेंगे फेजर। इस अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ेंगे भैया? फेजर पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे अपने, तो ऑप्टिक्स में दो चीजें पढ़ेंगे, एक होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए इसको, इस बात को बहुत एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, कि एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लाइट आसपास की सरफेस पे गिरी, टकरा के गई, आपकी आंखों तक पहुंची, या लाइट यहां से आई मेरे शर्ट पे यहां पर गिरी और टकरा के गई कैमरे से, और कैमरे पे जो आपने स्क्रीन आप देख रहे हैं वो अलग बात है, एनालॉग डिजिटल वो सब जाना पड़ेगा, और जो आप देख रहे हैं वो सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ कैमरा नहीं होता, आप खुद खड़े होते और मुझे देख रहे होते, तो अगर मैं इस कमरे में पूरा खूब अंधेरा कर दूं, एकदम अंधेरा, तो आपको दिखूंगा मैं? ठीक नहीं, उस टाइम नहीं दिखूंगा। लेकिन अगर मैं ये लाइट ऑन कर दूं तो मैं दिखने लग जाता हूं, क्योंकि वो लाइट आती है, उस सरफेस पे टकराती है, टकरा के आपके रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है, और वो इमेज आप देख पाते हैं। सिंपल। तो आप ये समझ जाओ कि जब हम इस नॉर्मल बिहेवियर को जज करते हैं तो उसे बोलेंगे रे ऑप्टिक्स यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और जब हम उसके ऐसे बिहेवियर को जज करेंगे जिसके लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए, ब्लैक रूम चाहिए, या उसके बिहेवियर को जज करने मतलब वहां बैठेंगे, तब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, उसके वेव नेचर पे फोकस्ड होंगे। ठीक है। और जैसे सूर्य की किरणें हैं भाई, सूर्य की किरणें वहां से यहां तक आ रही हैं, धरती तक आ रही हैं, तो वहां कोई मीडियम नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम नहीं चाहिए, वो दौड़ती भी आई है। मान लीजिए अगर इस कमरे में एटमॉस्फेयर यानी एयर नहीं होता, वैक्यूम क्रिएट कर दें और मैं बोलूं, तो क्या ये आवाज आप तक पहुंच पाएगी? डायरेक्ट कह रहा हूं, आप यहां खड़े हैं सामने और मैं आपके सामने खड़ा हूं और वैक्यूम जनरेटेड है, वो अलग बात है, हम जिंदा कैसे रहेंगे। हाइपोथेटिकली लेट्स से वी आर सर्वाइविंग समहाउ, ऑक्सीजन सिलेंडर बांध रखा है, और अब मैं बोल रहा हूं, तो क्या आवाज आप तक पहुंचेगी? नहीं, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर थ्रू विच द साउंड कैन ट्रैवल। बट सूर्य से यहां तक जो किरणें आती हैं वो ट्रैवल करती हैं, उसका रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, तो वो पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। फिर बहुत सारी चीजें हैं, इंटरफेरेंस देखेंगे। ठीक है। फिर जैसे आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए कोई लाइट आप उठाएं और पानी में रख दें, और आप उसको ऐसे ऐसे करके अपनी मुंडी ऊपर नीचे करके उसको देखें, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा एक पॉइंट पे आप लाइट का बल्ब देख पाएंगे, और नीचे जाएंगे तो आपको चमक चांदनी ज्यादा दिखेगी, ऊपर जाएंगे तो भी चमक चांदनी ज्यादा दिखेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लाइट का बल्ब देख पाएंगे। अगर आप गाड़ी चलाते तो आपको ये बहुत बेटर तरीके से मैं बता पाता कि ग्लेयर आता है, उल्टा कोई आ रहा है, अपर बीम में चला रहा है तो ग्लेयर आता है एकदम से, 2 सेकंड के लिए आप अंधे हो जाएंगे। लेकिन कुछ चश्मे ऐसे आते हैं जो आप रात को पहन लें तो आपको गाड़ी और उसकी लाइट बल्ब तक दिखेगी ध्यान से। तो ये कहां समझ आएगा? वेव ऑप्टिक्स में। हम जो धूप में चश्मे पहनकर निकलते हैं, चाहे हम कैसे भी चितकबरे दिख रहे हों, लेकिन वो जो हम निकलते हैं चश्मे पहनकर, वो पोलरॉइड्स हैं, और कहां पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में, कि कैसे वो धूप छान दे रहे हैं। आटा तक तो ठीक था, धूप भी छान दे रहा है। ठीक है। उसके बाद आएगा मॉडर्न फिजिक्स। यहां पर हम एटम और उसके अंदर तक घुस जाएंगे। कुछ भी हमारी इतनी है कि हम एटम तक नहीं मान पाएंगे, हम उसके अंदर तक जाएंगे और हम बोलेंगे न्यूक्लियस भैया हटो, दिखाओ अंदर क्या क्या है। और कभी कभी तो जो नहीं है वहां, जिसे हम मास इफेक्ट कहते हैं, वो भी हम देख लेंगे, बताऊंगा क्या है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी सेट। बट ये सब शब्द हैं जो मैं आप तक फेंक दे रहा हूं, कैच कर लो। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थोड़ी जगह कम है तो इसको नीचे लिखा, ठीक है, ऊपर मजा नहीं आएगा, हौच पौच हो जाएगा। तो पहला चैप्टर होगा यहां पर एटम्स एंड एक्सरेज, ये पढ़ेंगे कि एटम्स और एक्सरेज क्या होते हैं। ठीक है। अब हम पहले एटम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर एटम से कैसे एक्सरे पैदा होती है वो भी समझते हैं। ठीक है। क्या एक्सरे देखी है किसी ने? नहीं। क्या एक्सरे देखा है किसी ने? हाँ। अबे हड्डी वड्डी का कभी हुआ हो, किसी को थोड़ा फोड़ा हो या खुद ही टूट फूट गए हो, तब जाकर जो फोटोग्राफिक इंप्रिंट आपको मिलता है, जिससे डॉक्टर ऐसे करके देखता है लाइट के सामने रख के कि अच्छा लग गई इनकी और हमारी नहीं लगी। ठीक है। आपका दुख उसकी खुशी, जरूरी है। उस स्टेट में जाना है कि नहीं। तो एटम्स है ना एक्सरेज। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि हमारी खुजली मिटानी है, तो हमें एटम तक सीमित नहीं था, हम घुस गए न्यूक्लियस में, अंदर के अंदर क्या दिखा, ओहो प्रोटॉन है, अच्छा न्यूट्रॉन, ये भी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो अपने पढ़ेंगे वो होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैं खाली ड्यूअल नेचर लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इन बेसिक वे में, जो मैं कहूं फंडामेंटल वे में, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से बिहेव करता है, एक पार्टिकल और दूसरा अवेव। अवेव नहीं, वेव। ठीक है। अवेक तो आपको होना है, यू शुड बी अवेकन। तो वेव जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन दो कैरेक्टरिस्टिक बेयर करता है, तो हम वहां पर ये पढ़ेंगे कि कैसे वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम उससे लिंक कर पा रहे हैं और ये बता पा रहे हैं कि वो सेम एंटिटी का है। ये हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। एक वेवलेंथ होती है एक, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वेवलेंथ, ठीक है, नाम छोड़। तो ड्यूअल नेचर। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा वो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स दिख रहा है ना भाई, कट तो नहीं रहा, सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, इसमें क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो अपने यहां पर पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, पी जंक्शन, पी टाइप, एन टाइप, सोलर सेल, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। रेक्टिफायर क्या होता है, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है वो पढ़ेंगे, वो और भी बहुत सारी चीजें। मजा आता है, इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ी थ्योरी थोड़ा न्यूमेरिकल और आप खुश। तो अब आप नोटिस करिए, ये पूरा आपके 11th और 12th का सिलेबस है, और इसमें मैं एक बात क्लैरिटी से बोल दूं कि ये जो पूरा पोर्शन है ये है 11th 11वीं कक्षा, और ये जो पूरा पोर्शन है ये है 12th यानी 12वीं कक्षा।
यहां पर जो चीजें होंगी वो सामने आपके होते हुए दिखेंगी, नजर आएंगी। यहां जो चीजें होंगी वो आपके सामने होती हुई दिखेंगी नहीं, आप महसूस कर सकते हैं या उनके इंपैक्ट को देख सकते हैं। कि अगर कोई बोले कि सर वायर में करंट भाग रहा है, चार्ज भाग रहा है, मुझे नजर तो नहीं आ रहा है, तो मैं एक हल्का सा स्लिट उसमें मारूंगा और बोलूंगा वो बेटा पकड़ ले। कैपेसिटर अगर चार्ज होता हुआ नहीं दिख रहा है कि सर ये तो फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, पंखे से निकालेंगे, उसको लगाएंगे स्विच में और निकालकर छोटी सी एक चिंगारी पैदा करके हल्की सी दिवाली भी बना लेंगे और ये पता कर लेंगे कि हाँ, दिस इज द वे कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। द कैपेसिटर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बैटरी। बैटरी सोर्स इट एंड गिव्स यू द एनर्जी इन अ ग्रेजुअल वे। कैपेसिटर टेक्स द एनर्जी, वो भी जल्दी लेता है और देता भी जल्दी है, भाई को चैन नहीं। तो यहां और यहां क्या माइंडसेट रखना है और क्या क्या है पूरे फिजिक्स में, ये समझ जाइए। मतलब आपके आसपास जो है वो फिजिक्स है, एवरीथिंग ओबेज फिजिक्स। So with this, we'll enter into the chapter which is motion in a straight line, which is part of kinematics, which is the part of classical mechanics, which is the part of mechanics, and which is the part of physics. ठीक है, तो we'll begin with that. And last point सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा, and with this note I'll end this. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एक बात कि आपको जो मन में प्रोसेस लग रहा हो, जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा। आपको जो सही लगता है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि ये करेक्ट तरीका है प्रिपरेशन का, करिए। बिकॉज नोबडी नोस। जिसका हो जाता है वो भी तुक्के में था, जिसका नहीं हुआ वो भी। हाँ, होने के बाद जब वो ज्ञान देगा तो आपको लगेगा यही सही तरीका है। उसी बंदे का नहीं हुआ होता तो आपको लगेगा ये गलत है। सो इट्स अबाउट द माइंडसेट यू बेयर। बिकॉज उस बंदे ने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा जिसका सिलेक्शन हुआ, उसने सराउंडिंग नॉइस को एक बहुत बढ़िया नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन से हटा दिया। और वो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन हाइपोथेटिकल है, जो आपको अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को इतना ऊपर उठा देना है कि नथिंग शुड इंपैक्ट यू। एंड वन मोर सजेशन एंड दिस विल बी द एंड। व्हाटएवर यू आर बिगिनिंग, व्हाटएवर यू आर स्टार्टिंग, टेक इट टू द एंड।